आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसमें एक बेटी ने अपने पूरे परिवार को सिर्फ इसलिए ख़त्म कर दिया था क्योंकि उसको अपना प्यार पाना था। अपने प्यार को पाने के लिए एक बेटी ने एक ही रात में पूरे घर को शमशान में तब्दील कर दिया था। इस केस में कोई आई विटनेस नहीं था। रात में ये घटना घटित हुई, उसके बावजूद भी पुलिस ने इतनी बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन की कि कोर्ट ने खुद पुलिस इन्वेस्टिगेशन की तारीफ़ की थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि समाज में हो रही वारदातें और घटनाओं के पीछे की पूरी कहानी इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी और इस तरह की घटनाओं से सीख लेकर आप सतर्क और जागरूक रह सकें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर इस वीडियो के रिगार्डिंग अपनी राय दें। ये घटना है उत्तर प्रदेश के अमरोहा के एक गांव बावनखेड़ी की। इसी गांव में एक परिवार रहता था जिसका मुखिया था मास्टर शौकत अली। परिवार में उसकी पत्नी हाशमी, बड़ा बेटा अनीस, बहू अंजुम और इनका बेटा अर्श था। शौकत अली का छोटा बेटा राशिद और इकलौती बेटी शबनम और शौकत अली की भांजी राबिया भी उनके साथ ही रहती थी। परिवार में कुल 8 लोग थे। शौकत अली कॉलेज में लेक्चरर थे। बड़ा बेटा अनीस जालंधर में इंजीनियर था। छोटा बेटा राशिद मेरठ से MBA कर रहा था। बेटी शबनम ने डबल MA कर रखी थी और एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षा मित्र के तौर पर बच्चों को पढ़ाती थी। एक रात 14 अप्रैल 2008 को रात 2:15 पर घर से शबनम के ज़ोर ज़ोर से रोने की और चिल्लाने की आवाज़ आती है तो पड़ोसी बाहर निकल कर आते हैं। पड़ोसी जब अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं दरवाज़ा अंदर से बंद था। पड़ोसियों ने शबनम को दरवाज़ा खोलने को कहा तो शबनम ऊपर से नीचे आती है और गेट खोलकर वापस चली जाती है। पड़ोसी भी शबनम के पीछे पीछे पहली मंजिल पर पहुंचते हैं। वो शबनम से कुछ पूछते उससे पहले वहां का मंजर देखते ही वो सुन्न हो जाते हैं। वहां पर कुल 7 लाशें पड़ी थी और पूरे घर में खून ही खून बिखरा था। शबनम के अलावा घर के सभी सदस्य, उसकी माँ, बाप, दोनों भाई, भाभी, उनका बच्चा व शबनम की फुफेरी बहन राबिया सभी अपने अपने बिस्तर पर मर्द पड़े थे। शबनम से जब पूछा गया कि क्या हुआ है तो उसने बताया कि रात को कुछ आदमी घर में घुस आए थे, उसके बाद उन्होंने ये सब किया है। फिर पड़ोसियों में से किसी एक ने पुलिस के पास फ़ोन कर दिया। फिर पुलिस मौके पर पहुंचती है। वहां का मंजर देखकर पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। 11 महीने के छोटे बच्चे अर्श को छोड़कर सभी सदस्यों के गले को तेजधार हथियार से काटा गया था। उसके बाद पुलिस ने क्राइम सीन को सिक्योर कर दिया। सुबह होते होते यह खबर आसपास के इलाके में आग की तरह फैल गई और वहां पर काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। वहां पर लोग देख रहे थे कि घर की इकलौती बेटी बुरी तरीके से रो रही थी। सबके मन में शबनम के प्रति बहुत ही ज़्यादा हमदर्दी थी। इस घटना को देखकर लोगों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। लोगों का गुस्सा देखकर हसनपुर थाने के इंचार्ज को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया और केस की इन्वेस्टिगेशन अमरोहा पुलिस स्टेशन के SHO RP गुप्ता को सौंप दी गई। 15 अप्रैल 2008 को सुबह इंस्पेक्टर RP गुप्ता घटनास्थल पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचने पर जब लाशों पर चद्दर देखते हैं तो उनका माथा ठनकता है, लेकिन वह वहां पर कुछ नहीं बोलते हैं। परंतु उसके बाद सभी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और उसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए शबनम से पूछताछ की जाती है। शबनम का रो रो कर बुरा हाल था। वह अच्छे से कुछ नहीं बता पा रही थी और पुलिस को लग रहा था कि जब परिवार के 7 सदस्यों की एक साथ हत्या हो जाए तो जो जिंदा रहता है उसको सदमा लगना लाजमी है। तो इसी वजह से शबनम सही से जवाब नहीं दे पा रही है। फिर भी जितना शबनम ने बताया उसमें शबनम ने कहा कि गर्मी ज़्यादा होने की वजह से वह छत पर सोने चली गई थी। उसके बाद आधी रात को घर में पीछे से चढ़कर कुछ लोग पहली मंजिल पर पहुंचे और घर में सोए हुए सभी सदस्यों को मार दिया। उसके बाद जीने से नीचे उतरकर वह भाग गए। अब पुलिस को शबनम के छत पर सोने वाली बात हजम नहीं हो रही थी। पुलिस ने शबनम से पूछा कि वह रात को फिर नीचे उतरकर क्यों आई, तो शबनम ने बताया कि रात को बूंदाबांदी आई थी, इस वजह से वह नीचे उतरकर आई थी। हालांकि उस रात को कोई बूंदाबांदी नहीं हुई थी। दूसरी बात यह थी कि शबनम के घर में पंखा भी था और इन्वर्टर भी था, तो ज़्यादा गर्मी होने की तो बात ही नहीं थी। उसके बाद जब फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उससे पता चलता है कि छोटे बच्चे के अलावा
परिवार के सभी सदस्यों को मरने से पहले नशीला पदार्थ दिया गया था और छोटे बच्चे की मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आरपी गुप्ता को जो बेड की चद्दर देखकर शक हुआ था, वह भी इसलिए हुआ था क्योंकि जब किसी को भी मारा जाता है तो वह विरोध जरूर करता है। तो जो चद्दर थी उन पर किसी भी प्रकार की सिलवटें नहीं थी। इस वजह से उनको शक होता है कि जब ये हत्या हुई है उस टाइम किसी तरीके का विरोध नहीं किया गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सभी बेहोशी की हालत में थी। अब यहाँ पर पुलिस के दिमाग में कुछ क्वेश्चन आते हैं जिससे उनको कुछ शक पैदा होता है। पहला तो यह था कि बूंदाबांदी नहीं हुई फिर भी शबनम नीचे क्यों आई। दूसरा यह था कि जीने का दरवाज़ा अंदर से बंद था। जब बदमाश जीने से बाहर भाग गए थे तो दरवाज़ा अंदर से कैसे बंद हुआ। और तीसरी बात यह थी कि जब शबनम नीचे आ ही गई थी तो शबनम ने हर एक के कमरे में जाकर चादर हटाकर किस लिए देखा था कि सभी मर गए हैं क्या। चौथा क्वेश्चन ये था, जिन बिस्तरों पर परिवार वाले लोग सो रहे थे उन पर कहीं पर भी सिलवटें नहीं थी। इसका मतलब उन्होंने विरोध नहीं किया था, या तो वे बेहोश थे या उन्हें नशे की दवाई दी गई थी। और पांचवा क्वेश्चन ये था कि दीवार पर चढ़ने के कोई निशान नहीं थे क्योंकि शबनम ने यह बताया था कि पीछे के रास्ते से वो बदमाश घुसे थे और जिस रास्ते से शबनम ने बताया वह दीवार लगभग 14 फीट ऊंची थी और वहां पर चढ़ने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत होती थी। ना तो वहां पर सीढ़ी थी, ना ही सीढ़ी के किसी प्रकार के निशान थे और ना ही किसी के चढ़ने के दीवार पर कोई निशान थे। और छठा क्वेश्चन जो पुलिस के दिमाग में था वह यह था कि जब परिवार के सभी सदस्यों को नशीला पदार्थ दिया गया तो शबनम अकेली कैसे रह गई थी जिसको नशीला पदार्थ नहीं दिया गया। अब पुलिस ने शबनम से ज़्यादा पूछताछ इसलिए नहीं की क्योंकि वहां की जनता में पुलिस व प्रशासन के खिलाफ काफ़ी गुस्सा था। उसके बाद इस माहौल में शबनम की तबीयत बिगड़ जाती है। शबनम को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और जांच करने पर पता चलता है कि शबनम 7 हफ्ते से प्रेग्नेंट है। जब इस हत्याकांड की खबर मीडिया में फैल जाती है तो 17 अप्रैल 2008 को उस समय की मुख्यमंत्री मायावती बावनखेड़ी गांव पहुंचती है और हालात का जायजा लेती है। शबनम से मिलती है और केस को जल्द से जल्द सुलझाने का आश्वासन देती है और शबनम को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की भी बात कहती है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आरपी गुप्ता ने मुख्यमंत्री मायावती के पीए को बताया कि अभी मुआवजा थोड़े दिन के लिए रोक दिया जाए क्योंकि अभी तक की हुई इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को लगता है कि इस मामले में परिवार के किसी सदस्य का ही हाथ है और परिवार का सिर्फ एक ही सदस्य बचा था, वह थी शबनम। तो शबनम का इस हत्याकांड में हाथ होने के पूरे चांस हैं। तो उस समय वह मुआवजा आगे के लिए टाल दिया जाता है। अगले दिन 18 अप्रैल 2008 को एक मुखबिर ने पुलिस को खबर दी कि अगर वे उस गांव के सलीम से पूछताछ करें तो यह केस सारा सुलझ जाएगा। अब पुलिस सलीम को ढूंढती है। सलीम गांव में नहीं मिलता है। पूछताछ करते हुए पुलिस वहां से लगभग 14 किलोमीटर दूर गजरोला पहुंचती है और वहां से 18 अप्रैल 2008 को सलीम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इससे पहले भी सलीम को 15 अप्रैल 2008 को पुलिस ने पूछताछ की थी। तो उस समय पुलिस को लगा था कि सलीम इस हत्याकांड में शामिल नहीं है, इसलिए उस समय छोड़ दिया गया था। अब सलीम से कड़ी पूछताछ की जाती है। शुरू में वह कुछ नहीं बता रहा था, लेकिन थोड़ी सख्ती से पूछने पर उसने सारे राज खोल दिए। अब पुलिस शबनम के पास पहुंचती है और फिर से पूछताछ करती है, लेकिन शबनम अभी भी वही पुरानी कहानी बताई जा रही थी। अब उसको सलीम के सामने लाया गया तो शबनम को पता चल गया कि सारा राज खुल चुका है। फिर शबनम भी अपना अपराध स्वीकार कर लेती है और सारा सच बता देती है। हुआ कुछ यूँ था कि इस घटना से लगभग 1 साल पहले शबनम की मुलाकात उसी गांव के सलीम से होती है। अब दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। फिर दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन शबनम के घरवाले इस शादी के पक्ष में नहीं थे क्योंकि शबनम का परिवार संपन्न था और शबनम जहां 2 बार एमए किए हुए थी वहीं पर सलीम सिर्फ 8वीं पास था और बढ़ई का काम करता था। अब घरवालों के मना करने के बावजूद भी शबनम ने सलीम से मिलना जुलना जारी रखा और उनका प्यार और गहरा होता गया। इसी बीच शबनम को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। इसके बाद शबनम ने अपने घरवालों को फिर से मनाने की कोशिश की पर वो नहीं माने। इसके बावजूद भी शबनम ने सलीम के साथ ही शादी करने की ठान ली थी। अब उनके पास शादी का एक ही तरीका था कि दोनों भाग जाएं, लेकिन अगर वो भाग जाते हैं तो उनके रहने व खाने पीने के लिए पैसों की ज़रूरत होगी जो उनके पास नहीं थे। तो शबनम के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना सारे परिवार को मार दिया जाए, जिससे सारी संपत्ति उनकी हो जाएगी और अपना पूरा जीवन वे आराम से गुजार पाएंगे। अब शबनम ने अपना आइडिया सलीम को बताया। सलीम भी उस योजना में शामिल हो गया।
अब ये 2 लोग थे और परिवार में कुल 6 लोग थे, इसलिए दोनों ने पहले सबको बेहोश करने का प्लान बनाया ताकि कोई भी विरोध ना कर सके। फिर 14 अप्रैल 2008 की सुबह सलीम बेहोशी की दवा खरीदने अपने गांव बावनखेड़ी से 38 किलोमीटर दूर एक जगह पाकवाड़ा पहुंचता है। वह पाकवाड़ा इसलिए जाता है कि आसपास के लोगों को बेहोशी की दवा के बारे में पता ना चले। अब वह नशे की गोलियां लाकर शबनम को दे देता है। अब संयोग की बात यह थी कि 14 अप्रैल 2008 को ही शबनम के दोनों भाई अनीस व राशिद छुट्टी काटकर वापस एक चंडीगढ़ जा रहा था और दूसरा मेरठ। अब वो घर से निकल जाते हैं और गजरोला पहुंच जाते हैं। तब उनके पास शबनम का फोन आता है। शबनम कुछ काम का बहाना बनाकर उनको वापस आने को कहती है। दोनों भाई बहन की बात मानकर वापस आ जाते हैं। शबनम को यह डर था कि अगर परिवार का एक भी सदस्य बच गया तो प्रॉपर्टी उनकी नहीं हो पाएगी। अब जब परिवार के सभी सदस्य रात का खाना खा लेते हैं तो शबनम परिवार के सदस्यों को दूध देती है, उसमें बेहोशी की दवा मिला देती है और छोटे बच्चे को छोड़कर परिवार के सभी सदस्यों को दूध पिलाती है। सभी बेहोश होने के बाद शबनम फ़ोन करके सलीम को बुला लेती है। सलीम अपने साथ एक कुल्हाड़ी भी लेकर आता है। फिर वहाँ शुरू होता है मौत का खेल। शबनम एक एक करके अपने माँ, बाप, भाई, भाभी व फुफेरी बहन के सर को पकड़ती है। वह सलीम कुल्हाड़ी से सबके सर काट देता है। उसके बाद 11 महीने के छोटे बच्चे को कुल्हाड़ी से तो उन्होंने नहीं काटा, पर शबनम के कहने पर सलीम ने बच्चे का गला घोट दिया। उसके बाद दोनों ने अपने हाथ पैर धोए। फिर सलीम अपने घर चला गया और शबनम ने अंदर से गेट बंद कर लिया। सलीम ने जाते हुए कुल्हाड़ी को एक तालाब में फेंक दिया। अब जब शबनम अपने खून से सने हुए कपड़े बदलने जाती है तो उसे अपने 11 महीने के भतीजे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। और इसी बीच आपको बता दें कि जब सलीम ने 11 महीने के मासूम बच्चे का गला दबाया था, उसके बाद वह सिर्फ बेहोश हुआ था। तो वह सलीम को फ़ोन करके यह बात बताती है और सलीम को वापस आने के लिए कहती है। सलीम शबनम से कहता है कि अब मैं वापस नहीं आऊँगा, जो करना है तुम खुद करो। उसके बाद सलीम नहीं आता है और शबनम खुद अपने 11 महीने के मासूम भतीजे का गला दबाकर उसको मार डालती है। जब उसको यह तसल्ली हो गई कि घर के सभी सदस्य मर चुके हैं, तब वह रात 2:15 पर घर की बालकनी में जाती है और रोना पीटना शुरू कर देती है। इस सारे कबूलनामे के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अब चूंकि इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 25 के तहत पुलिस के सामने दिया गया कोई भी बयान मान्य नहीं होता, तो पुलिस ने सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सबसे पहले सलीम की निशानदेही पर तालाब से कुल्हाड़ी बरामद की। उसके बाद सलीम के खून से सने कपड़े व मोबाइल भी बरामद किया। वह शबनम का मोबाइल, एक अलग सिम व खून से सने हुए शबनम के कपड़े सबूत के तौर पर कब्जे में लिए। ये दोनों आपस में नए नंबर से बात करते थे, जो इन दोनों के अलावा किसी के पास नहीं थे। हत्या वाली रात 7:30 बजे से रात 2:09 तक दोनों ने कुल 52 बार आपस में कॉल की थी। अब कॉल डिटेल में पता चला कि शबनम और सलीम के बीच रात 1:09 से और 1:40 तक कोई बात नहीं हुई थी, और यही वह समय था जिस दौरान इन दोनों ने इस खूनी वारदात को अंजाम दिया था। सभी सबूत इकट्ठा करने के बाद पुलिस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर देती है। इसके बाद दिसंबर 2008 में शबनम एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चे के जन्म के लगभग 2 साल बाद जुलाई 2010 में अमरोहा कोर्ट ने दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई। इसके बाद दोनों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की। अप्रैल 2013 में हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। उसके बाद दोनों सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देते हैं। मई 2015 में सुप्रीम कोर्ट भी दोनों की फांसी की सज़ा को बरकरार रखता है। अब 2015 में ही बच्चे की उम्र 6 साल हो गई थी, और कानून के अनुसार अगर कोई बच्चा जेल में जन्म लेता है तो 6 साल तक वह अपनी मां के साथ ही रहता है। अब जब बच्चे की उम्र 6 साल हो गई थी तो बच्चे को गोद लेने के लिए न्यूज़पेपर में ऐड दी जाती है। अब ऐड देखकर एक उस्मान सैफी नाम का व्यक्ति बच्चे को गोद लेने के लिए सिफारिश करता है। वह शबनम के कॉलेज में ही पढ़ता था। शबनम से 2 साल जूनियर था। शबनम उस्मान की बहुत बार कॉलेज में मदद करती थी, यहाँ तक कि एक बार तो उसने उस्मान की फीस भी भरी थी। उस्मान शबनम को बड़ी बहन की तरह मानता था। शबनम ने अपना बच्चा उस्मान को गोद दे दिया। अब शबनम ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई। अगस्त 2016 में तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने दया याचिका को खारिज कर दिया। 2021 में जब जेल की तरफ से शबनम का डेथ वारंट जारी करने को कहा गया, तब यह केस फिर से काफ़ी चर्चा में आया, मगर तभी शबनम की तरफ से दूसरी दया याचिका डाल दी गई, जिससे उसका डेथ वारंट जारी नहीं हो सका था।
अगर डेथ वारंट जारी हो जाता तो शबनम आज़ाद भारत की पहली महिला होती जिसको फांसी की सज़ा दी जाती। अभी शबनम बरेली जेल में बंद है और सलीम प्रयागराज के नैनी जेल में बंद है और अभी दोनों अपनी फांसी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जो बुरे कर्म करते हैं उनका नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। हालांकि शबनम के परिवार वालों ने ऐसी कोई गलती नहीं की थी, लेकिन शबनम ने जो काम किया था वह मानव समाज के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है और इस घटना का प्रभाव आसपास के क्षेत्र पर ऐसा पड़ा कि इस घटना के बाद किसी ने भी अपनी बेटी का नाम शबनम नहीं रखा था। तो दोस्तों, आसपास के समाज में हो रही घटनाओं पर नज़र रखें और आगे भी इसी तरीके की सच्ची घटनाएं आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।